Class 10th History Nationalism in India. Students, today we will start with the chapter Nationalism in India with the help of dateline. Dateline. Here the dateline starts from 1914, that is First World War broke out. Then 1915, 1916, 1917 and so on. So we will discuss these डेटलाइन in detail. मैंने आपको जैसे कि बताया है कि ये डेटलाइंस हैं और ये 1914 से स्टार्ट हो रही है. हम पूरा चैप्टर डेटलाइन की हेल्प से ही करेंगे. सबसे पहले जैसे कि डेटलाइन है 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट. फर्स्ट वर्ल्ड वार. Now what was the impact of this first world war? To meet the increased defense expenditure, the tax rates and custom duties increased. टैक्स रेट और कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई. इनकम टैक्स वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड. दिस इंक्रीज द टैक्स बर्डन ऑन द पीपल. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया और पीपल के ऊपर, लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ गया. प्राइजेस इंक्रीज्ड, नियरली डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918. प्राइजेस डबल हो चुके थे 1913 और 1918 के बीच में. नेक्स्ट डेटलाइन 1915. 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. महात्मा गांधी वापस आए इंडिया में साउथ अफ्रीका से. और जब महात्मा गांधी वापस आए साउथ अफ्रीका से, उन्होंने 3 सत्याग्रह स्टार्ट किए. तो 3 सत्याग्रह मैं आपको बताऊंगी. सत्याग्रह मूवमेंट बाय महात्मा गांधी. नंबर 1, 1916 चंपारण, बिहार. It was against oppressive indigo plantation system. Another 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था ये. To support the peasants who were not in a position to pay revenue due to crop failure. ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए फसल खराब हो जाने के कारण खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे वो रेवेन्यू लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, इसलिए यहाँ पे सत्याग्रह शुरू किया गया. 1918 अहमदाबाद अमॉन्ग्स कॉटन मिल वर्कर्स. 1919 नो स्टूडेंट्स, इन 1919 3 इंसिडेंट टुक प्लेस. 1919 में 3 इंसिडेंट हुए. मैं एक एक करके आपको इंसिडेंट बताऊंगी. सबसे पहला इंसिडेंट है 1919 रॉलेट एक्ट. Rowlatt Act. It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. इस कानून से गवर्नमेंट को राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था. That means they can put the political prisoners for 2 years. What happened then? It gave the government enormous power to repress political activities. गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिल गई थी ताकि वो रिप्रेस कर दे, कुचल दे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को. नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ पीपल. ये सारे मैं आपको रॉलेट एक्ट के ऊपर ही बता रही हूँ. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ पीपल. रिएक्शन ऑफ पीपल. रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड. रैलीज निकाली गई. वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक. वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए एंड गांधी जी लॉन्च नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस. अनदर इंसिडेंट 1919 जलियांवाला बाग, अमृतसर. A crowd gathered in Jallianwala Bagh to attend Baisakhi fair and others to protest against the act of the government. कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में और कुछ लोग गवर्नमेंट के एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए गैदर हुए थे. तभी जनरल डायर ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट एंड फायर्ड ऑन द पीसफुल गैदरिंग, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल. जनरल डायर ने एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया और फायर कर दिया इस पीसफुल गैदरिंग के ऊपर. हंड्रेड्स ऑफ पीपल को मारे गए. इम्पैक्ट क्या रहा इसका? स्ट्राइक्स, clashes with the police. There were strikes
and clashes with the police, attacks on the government buildings. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक हुआ, पुलिस के साथ क्लैशेस हुई, स्ट्राइक्स हो गई थी. नेक्स्ट 1919 खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड. खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919. ऑटोमन तुर्की वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार. जो ऑटोमन तुर्की थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार चुकी थी. एक रूमर स्प्रेड हो गई थी, एक अफवाह स्प्रेड हो गई थी डेट द ब्रिटिश वुड इम्पोज हार्श पीस ट्रीटी ऑन खलीफा. एक रूमर फैल गई थी कि एक सख्त शांति संधि यानी कि हार्श पीस ट्रीटी वॉज टू बी इम्पोज्ड. उनके ऊपर एक ट्रीटी जो थी वो बहुत हार्श थी, हार्श पीस ट्रीटी जो थी वो इम्पोज कर दी जाएगी ऑटोमन तुर्की के ऊपर. सो इन March 1919 a Khilafat committee was formed in Bombay. Young leaders Muhammad Ali and Shaukat Ali they began discussing with Mahatma Gandhi. ये अली ब्रदर्स भी इनको हम कहते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली. इन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया इस मैटर से रिलेटेड. हिंद स्वराज, it was a book which was written in 1909 by Mahatma Gandhi. According to Mahatma Gandhi, British could rule over India only because of the cooperation given by Indians. इनका मानना था कि ब्रिटिश का जो रूल चल रहा है ये इंडियन के कोऑपरेशन की वजह से ही चल रहा है. इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर ये मना कर दे, द ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स. अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट 1920. Two incidents took place in 1920. One is September 1920 and another is December 1920. First of all, हम September 1920 के बारे में बात करेंगे. 1920 September 1920 Calcutta session of Congress. Gandhi ji convinced the leaders in Calcutta session of Congress to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for स्वराज. गांधी जी ने लीडर्स को राज़ी कर लिया था कि वो एक आंदोलन शुरू किया जाए. गांधी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी प्रपोज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, गांधी जी प्रपोज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इट शुड बी अनफोल्ड इन स्टेजेस. नंबर 1, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स. डेट इज, लोगों को सरकार के द्वारा जो दी गए टाइटल्स जो दिए गए हैं वो लौटा देने चाहिए. देयर शुड बी बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल्स, इवन फॉरेन गुड्स. नाउ दिसंबर 1920 नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस. नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज adopted. 1921 the non-cooperation movement began. ये शुरू हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में. मूवमेंट इन टाउन्स, सबसे पहले टाउन्स के बारे में मैं बताऊंगी. Thousands of students left government controlled schools and colleges. हज़ारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के जो स्कूल्स थे, जो कॉलेजेस थे वो छोड़ दिए थे. हेडमास्टर्स, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया था. लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस. जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी. इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ इकोनॉमिक फ्रंट पे? सो इफ़ेक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, फॉरेन गुड्स व बायकॉटेड. जो फॉरेन के गुड्स थे वो बायकॉट हो गए थे. लिकर शॉप्स पिक्ड. फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ट इन ह्यूज बोनफायर. बोनफायर क्या होता है? एक जगह पे बड़ी सी आग जला देती हैं और उसके अंदर जो फॉरेन के क्लोथ्स थे वो बर्न कर दिए गए. इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922. जो इम्पोर्ट हो रहा था, जो फॉरेन कंट्री से जो फॉरेन क्लोथ्स आ रहे थे वो बिल्कुल हाफ हो चुके थे. पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स वियरिंग इंडियन वंस. फॉरेन के क्लोथ्स लोगों ने मना कर दिए थे, इनकार कर दिए थे लेने से, और इंडिया के क्लोथ जैसे कि खादी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था. अब ये स्लो डाउन हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. स्लो डाउन of non-cooperation movement. Number 1,
खादी वॉज एक्सपेंसिव, खादी बहुत महंगी थी, जो क्लोथ था खादी का वो बहुत महंगा था. पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट. देन देयर वॉज लैक ऑफ इंडियन स्कूल, कॉलेजेस एंड कोर्ट्स. स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर फोर्स टू गो बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि अभी इंडिया के स्कूल्स नहीं थे यहाँ पे, जुडिशरी मशीनरीज नहीं थी यहाँ पे, इसलिए स्टूडेंट्स को और टीचर्स को वापस से गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना पड़ा. लॉयर्स जॉइंड बैक द गवर्नमेंट कोर्ट्स. इवन जो लॉयर्स थे उन्होंने भी वापस से कोर्ट्स को ज्वाइन कर लिया था. अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था इसका कंट्री साइड में कैसा था? नंबर 1, पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध. सबसे पहले हम अवध की बात करेंगे. पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध, इट वॉज लेड बाय बाबा रामचंद्र. इसको जो किया था ये बाबा रामचंद्र ने इसको शुरू किया था. इट वॉज अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू डिमांडेड बाय तालुकादार्स एंड लैंडलॉर्ड्स. ये रेवेन्यू जो स्टार्ट हुआ था, ये जो हाई रेवेन्यू जो डिमांड कर रहे थे तालुकादार्स या लैंडलॉर्ड्स, उसके अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया था. पीजेंट्स की क्या क्या डिमांड थी? नंबर 1, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, के रेवेन्यू को रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए. एबोलिशन ऑफ बेगार. बेगार मीन्स फोर्स लेबर, जहाँ पे लेबर को ज़बरदस्ती काम कराया जाता है और उनको पैसे भी नहीं दिए जाते. सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स. नाउ हाउ दे प्रोटेस्टेड, वेज ऑफ प्रोटेस्ट. नाई धोबी बंद. नाई मीन्स बाबर and dhobi means washerman. Nai dhobi band were organized by the panchayat so that landlords could not get such services. तो ये बंद कर दिए गए ताकि लैंडलॉर्ड को ऐसी कोई भी सर्विस नहीं मिले. हाउसेस ऑफ तालुकादार्स एंड मर्चेंट्स अटैक्ड. इनके हाउसेस पे, तालुकादार्स और मर्चेंट्स के हाउसेस पे अटैक कर दिया गया, बाजार्स को लूट लिया गया. सो दिस वर हाउ दे प्रोटेस्टेड. Another is tribal peasants, Gudam Hills of Andhra Pradesh. Colonial government had closed large forest areas, prevented people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने फॉरेस्ट एरियाज़ को बंद कर दिया था, लोगों की एंट्री वहाँ पे बंद हो गई थी, वो अपनी कैटल्स को ग्रेस नहीं कर सकते थे, फ्यूल वुड यानी कि आग के लिए लकड़ियाँ नहीं ले पा रहे थे वो लोग. सो इन गोडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड. एक मूवमेंट स्प्रेड हो गई. दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय अलूरी सीताराम राजू. अलूरी सीताराम राजू कौन थे? ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी. गांधी जी से ये इंस्पायर्ड हुए थे. एंड परसुएडेड पीपल, और लोगों को कहने लगे टू वियर खादी, कि वो खादी पहने, and gave up drinking. He also told people to participate in non-cooperation movement. उन्होंने लोगों को कहा कि वो पार्टिसिपेट करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में. नेक्स्ट, स्वराज इन द प्लांटेशन, या हम ये कह सकते हैं टी गार्डन्स ऑफ असम. द प्लांटेशन वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड स्वराज. अब ये प्लांटेशन वर्कर जो आसाम के थे इनकी भी अपनी सोच थी. अंडर द इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ये एक एक्ट स्टार्ट हुआ था 1859 में. प्लांटेशन वर्कर्स इन असम वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन. जिसके अंदर जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम के, उनको परमिशन नहीं थी कि वो गार्डन को, टी गार्डन को छोड़कर जाएं. When they heard of non-cooperation movement, जब उनको पता चला, thousands of them left the plantation and moved towards their home. वो लोगों ने प्लांटेशन को छोड़ दिया और अपने घर की ओर चले गए. उनका मानना था कि गांधी राज आ चुका है and everyone would be given land in their own village. अब उनके विलेज में हर एक को लैंड मिलेगी. इस तरह से आप देखिए हमने डेट लाइन्स के हिसाब से 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 तक एक एक करके हमने सारे इंसिडेंट किए. नाउ 1922, गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट.
गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। एट चौरी चौरा इन गोरखपुर 22 पुलिसमैन वर किल्ड। कैसे याद रखेंगे आप, 1922 की बात है और 22 पुलिसमैन है। सो एट चौरी चौरा इन गोरखपुर 22 पुलिसमैन वर किल्ड। सो गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नो 1928 साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। 1928 की मैं बात करने जा रही हूँ आपके साथ। एक कमीशन वॉज फॉर्म्ड अंडर सर जॉन साइमन। एक कमीशन बनी थी सर जॉन साइमन के अंडर। द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। कुछ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल में चेंजेस होने थे उसके लिए आ रही थी वो। बट द कमीशन डिड नॉट हैव इवन ए सिंगल इंडियन मेंबर, ऑल वर ब्रिटिशर्स। लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई, जो कमीशन बनाई गई, इसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। सो व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 इट वॉज ग्रेटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। इसलिए जब वो इंडिया के अंदर आई, साइमन कमीशन आई, तो इनके लिए नारा लगाया गया गो बैक साइमन। नेक्स्ट, लाहौर सेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। In Lahore session 1929, the demand was for Purna Swaraj. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day. तो ये डिक्लेयर हो गया था कि जो 26 जनवरी 1930 होगी उसको हम इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट इज 1930 सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। अब ये सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, पहले हमने पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, टैक्स लगा दिया गया था सॉल्ट के ऊपर। ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। सो गांधी जी डिमांडेड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। गांधी जी ने कहा कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगा दिया गया उसको हटा दिया जाए। एज सॉल्ट वॉज कंज्यूम्ड बाई रिच एंड द पुअर एंड अ मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। ये माना जाता था कि नमक रिच के लिए भी है और पुअर के लिए भी है और खाने की बहुत एसेंशियल इम्पॉर्टेंट एक आइटम है ये। बट ब्रिटिशर्स डिड नॉट एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको हटाने से मना कर दिया। सो गांधी जी स्टार्टेड ए मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। इसलिए उन्होंने, गांधी जी ने एक मार्च स्टार्ट किया साबरमती आश्रम से डांडी तक। With his 78 followers, they covered 240 miles in 24 days. 78 followers के साथ इन्होंने एक मार्च निकाला। Manufactured salt by boiling sea water, और इस तरह से सॉल्ट टैक्स को हटा दिया। It marked the beginning of civil disobedient movement, और इस तरह से सॉल्ट से लेकर सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने की बात आई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। गांधी जी ने एक सॉल्ट मार्च निकाला साबरमती आश्रम से डांडी तक, और सी वाटर को बॉयल करके उन्होंने इट वॉज द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। नाउ 1931 गांधी इरविन पैक्ट। इन 1931 Gandhiji decided to call off the civil disobedient movement and entered the pact with Irwin on 5th March 1931. गांधी जी इरविन के साथ इन्होंने एक पैक्ट को साइन किया 5 मार्च 1931 में, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। और इस तरह से इट इज़ द एंड ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। अब इसमें क्या था, इस पैक्ट में क्या था? गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। गांधी जी एग्री हो गए कि ठीक है, मैं लंदन जाऊंगा और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा। एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये एग्री हो गई थी कि जो भी हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमारे पास है हम उनको छोड़ देंगे। गांधी जी लंदन चले गए, कॉन्फ्रेंस भी हुई वहाँ पे, लेकिन द नेगोशिएशन फेल्ड। जो भी नेगोशिएशन, जो बातचीत हुई थी वो फेल हो गई और गांधी जी वापस आ गए डिसअपॉइंटेड। तो वापस आए इंडिया में तो उन्होंने क्या देखा कि पॉलिटिकल लीडर्स वर नॉट फ्रीड, अभी भी वो फ्री नहीं हुए थे। इसलिए महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। उन्होंने दोबारा से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया।
लेकिन 1934 में इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, इसकी गति धीरे धीरे खत्म होने की ओर जा रही थी। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इट वॉज सपोर्टेड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। अभी मैंने आपको बताया, लेकिन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया और इनका पार्टिसिपेट करने का एम क्या था। सबसे पहले रिच पीजेंट कम्युनिटीज़। रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ में कौन आते हैं, कम्युनिटीज़ में कौन आते हैं? पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। दे वर एक्टिव इन द मूवमेंट, दे वर अनेबल टू पे। लेकिन अब इनका एम क्या था? इनका एम था, एज दे वर अनेबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड, दे वांटेड रिडक्शन इन रेवेन्यू बट गवर्नमेंट रिफ्यूज। जो भी रेवेन्यू था उसको रिड्यूस करने की उन्होंने डिमांड रखी थी रिच पीजेंट्स ने, लेकिन गवर्नमेंट ने इस डिमांड को मना कर दिया। फॉर देम द फाइट वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनके लिए लड़ाई जो थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की, ये हाई रेवेन्यू को लेके थी। दे वर डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट कॉल्ड ऑफ। वो डिसअपॉइंट हो गए थे जब मूवमेंट वापस ले लिया गया था, और जब ये दोबारा से रीलॉन्च हुआ, दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा मैं आपको बता रही सोशल ग्रुप्स में, पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लोअरिंग द रेवेन्यू, सिर्फ रेवेन्यू को कम करना ही नहीं चाहते थे वो, बट ऑल्सो डिमांडेड अनपेड रेंट टू लैंडलॉर्ड बी रिमूव्ड। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदार को जो भाड़ा चुकाना था उसे भी माफ़ कर दिया जाए। इसलिए दे स्टार्टेड नो रेंट कैंपेन, उन्होंने नो रेंट कैंपेन स्टार्ट कर दिया। अनदर सोशल ग्रुप, मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। ये प्रोटेक्शन चाहते थे, जो फॉरेन गुड्स इंपोर्ट हो रहा था उससे रिलेटेड ये एक प्रोटेक्शन चाहते थे। मोस्ट ऑफ देम केम टू सी स्वराज व्हेन रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। उनका पार्टिसिपेट करने का एम यह था कि जो बिजनेस है उसके ऊपर कोई भी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ना हो। इनिशियली दे सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। शुरू में तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को, बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे डिड नॉट एग्री टू रीजॉइन इट। लेकिन जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हो गया और जब रीलॉन्च हुआ तो उन्होंने रीजॉइन करने से मना कर दिया। दीज ऑल वर अबाउट द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में वुमेन का क्या रोल था? वुमेन ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज स्केल इन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। They began to see service to nation as their sacred duty. They participated in protest marches, picked foreign clothes, liquor shops. इस तरह से वुमेन का भी बहुत बड़ा रोल था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। उन्होंने मार्चेस में पार्ट लिया, फॉरेन क्लोथ्स को हटा दिया और नेशन के लिए आगे बढ़ी, पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। क्या लिमिटेशन रही? क्यों वापस ले जाना पड़ा इसको? क्यों ख़त्म हो रहा था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट? दलित्स वर इग्नोर्ड, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर फुल फ्लैज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इसलिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट खत्म हो रहा था। लास्ट, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब नेशनलिज्म की भावना सबके अंदर जाग रही थी। अलग अलग वे में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो भारत माता की इमेज बनाई गई। 1870s में उन्होंने वंदे मातरम लिखा। इंस्पायर्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट,
Abhindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. अबिंद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की पिक्चर को पेंट किया. In the 19th century, Indian folk songs and tales were sung by poets. इंडियन फोक सॉन्ग्स गाए जा रहे थे, कहानियाँ सुनाई जा रही थी भारत की. ट्रेडिशनल कल्चर वॉज प्रेजेंटेड, हमारा कल्चर बताया जा रहा था लोगों को. ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ए ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिजाइंड. और ऐसे ही ट्राई कलर बनाया गया, फ्लैग बनाया गया. पहले बंगाल में रेड, ग्रीन और येलो कलर का बनाया गया ट्राई कलर फ्लैग. बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग. गांधी जी ने भी स्वराज फ्लैग बनाया 1921 में. इसका कलर था रेड, ग्रीन एंड वाइट एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर. और बीच में एक स्पिनिंग व्हील था. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. We have already discussed different incident as per the date line. हमने डेट लाइन के हिसाब से अलग अलग इंसिडेंट को डिस्कस किया गया है. सो स्टूडेंट्स, गो थ्रू द डेट लाइन अगेन. अगर आप एक बार और उन डेट लाइन्स को जाएंगे तो आपको और क्लियर